हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स में। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे डीप एनालिसिस ऑफ इकोनॉमिक सर्वे 2022। ठीक है, तो आज दिन भर आपने देखा होगा डिफरेंट डिफरेंट हाइलाइट्स आपको देखने को मिली होंगी इकोनॉमिक सर्वे 2022 की। ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे एज अ स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या समझ आया इस इकोनॉमिक सर्वे से, क्योंकि ये इकोनॉमिक सर्वे इंडियन इकोनॉमी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। इंडियन इकोनॉमी में आप लोग देखोगे टॉप 10 एक्सपोर्टेबल कंट्रीज आता है, तो यूजीसी नेट के एग्जाम में और पीजीडी इकोनॉमिक्स के एग्जाम में दोनों में ही कॉमन सी क्वेश्चन पूछता है कि इंडियन इकोनॉमी का जो मेनली जो इंडियन इकोनॉमी आपकी कंस्टिट्यूट करती है वो इकोनॉमिक सर्वे से ज़्यादा करती है। क्योंकि आप लोगों ने देखे हुए क्वेश्चन टॉप 10 लार्जेस्ट एक्सपोर्टेबल कंट्रीज, इंपोर्टेबल कंट्रीज, एक्सपोर्टेबल कमोडिटीज, इंपोर्टेबल कमोडिटीज। ठीक है, और आपने देखा होगा सीपीआई, जो सीपीआई है अभी इन्फ्लेशन रेट कितना है अकॉर्डिंग टू सीपीआई। उसके बाद जो बेसिक से क्वेश्चंस हैं वो आते हैं कि जीडीपी का ग्रोथ नेक्स्ट ईयर के लिए और इस ईयर के लिए कितना रखा गया है। ठीक है, या टारगेट है या फिर जो अचीव किया है वो दोनों आता है। और डिफरेंट डिफरेंट इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, उन्होंने कितनी ग्रोथ फोरकास्टिंग की है इकोनॉमी की। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो सभी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस हम लोग डिटेल में करेंगे। हालांकि ये जो इकोनॉमिक सर्वे है, ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे के आप मेन हाईलाइट करके इसको कंप्लीट कर सकते हो, लेकिन जो इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़े तो थोड़ा डीप हमें जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो वीडियो है आज का लगभग 30 मिनट तक का हो सकता है, 25 से 30 मिनट तक का, और कोशिश करेंगे कि इसी बीच में हम लोग इसको ख़त्म करें। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, सेक्टर वाइज डिस्कस करेंगे कि हर एक सेक्टर में क्या कुछ है इस इकोनॉमिक सर्वे में। ठीक है, तो ये अगर आप इसको डाउनलोड करोगे, डाउनलोड करके पढ़ोगे तो यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली आपको मिलेंगे 442 पेजेस। लेकिन मेरी सलाह यही रहेगी कि आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना, और आपको लिंक भी दे दूंगा, खैर डाउनलोड कर लेना, उसको एक एक पॉइंट अपने नोट्स में ऐड ऑन कर लेना। ठीक है, अगर उतना टाइम नहीं है तो ये वीडियो को देखो, वीडियो में से नोट्स बना लो, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ना हमने इसमें नोट डाउन की हुई है। चलिए, तो नोटबुक अपने पास रखेंगे तो जो इंपॉर्टेंट डाटा है वो नोट डाउन कर लेंगे। इंडियन इकोनॉमी का मेनली यहाँ से आएगा क्वेश्चंस। ठीक है, सुपर श्योर है आएगा ही आएगा। ठीक है, सो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इकोनॉमिक सर्वे जो है होता क्या है, कौन कंडक्ट करता है, किसके अंडर आता है। ठीक है, जब भी बजट आना होता है तो बजट से पहले एक इकोनॉमिक सर्वे आता है। तो इकोनॉमिक सर्वे का मेन मकसद ये होता है कि उन सेक्टरों के बारे में ग्रोथ बताना या फिर जो डी ग्रोथ हुई है वो बताना, ताकि गवर्नमेंट उसके हिसाब से खर्चा कर सके। अब उसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट डे मतलब कल आएगा इकोनॉमिक बजट, मतलब यूनियन बजट आएगा, सेंट्रल का बजट। ठीक है, उसमें डिसाइड किया जाएगा कि किस सेक्टर में कितना ग्रोथ करना है। अब वो कैसे किस सेक्टर पे कितना बजट एलोकेशन करना है। ठीक है, अब ये कैसे निर्धारित हुआ, ये निर्धारित हुआ इकोनॉमिक सर्वे से। ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे ने बोला कि इसकी ग्रोथ इतनी होनी चाहिए सेक्टर की, तो अगर ज़्यादा ग्रोथ हो रही है उसकी तो उस पर हो सकता है कि और भी ज़्यादा फोकस करें या फिर कम फोकस करें। ठीक है, और कौन कौन से सेक्टर ऐसे हैं जिनकी ग्रोथ नेगेटिव में चल रही है, तो उसके हिसाब से बजट का एलोकेशन करेगी गवर्नमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले ये एनुअल डॉक्यूमेंट्स है, जैसे एनुअल डॉक्यूमेंट्स आपका यूनियन बजट है। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है ये। अब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर हमने अपने बैचेस में भी डिस्कस किए हैं कि डिफरेंट इस ऑर्गेनाइजेशंस के मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के डिफरेंट पार्ट्स हैं। तो उसमें से एक है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर। अब ये रिस्पॉन्सिबल है इकोनॉमिक सर्वे के लिए। ठीक है, ये इसके अंदर आता है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर के लिए। सो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर आ जाता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर। ठीक, सो प्रेजेंट दिस सर्वे इन द पार्लियामेंट एवरी ईयर जस्ट बिफोर द यूनियन बजट। ठीक है, यूनियन बजट से एक दिन पहले। सो जो इसको मेनली प्रिपेयर करता है, इट इज प्रिपेयर्ड अंडर द गाइडेंस। ठीक है, गाइडेंस इसमें होती है चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर की। ठीक, सो यहाँ पे जो अभी चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है, ठीक है, जो पहले वाले थे सुब्रमण्यन, अभी वो नहीं है, दिसंबर में उनका टेन्योर पूरा हो गया है। ठीक है, 2021 में। अभी जो न्यू इकोनॉमिक एडवाइजर हैं वो है डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लेना। ठीक, नेक्स्ट वन, दिस डॉक्यूमेंट इज प्रिपेयर टू बोथ हाउसेस। पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस में ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, और उससे पहले आपने आज सुना होगा, राष्ट्रपति जी की स्पीच भी सुनी होगी। ठीक है, सो अब देखते हैं कि इकोनॉमिक सर्वे इस बार के बारे में। ठीक है, 2022 के बारे में। सो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन टेबल्ड द इकोनॉमिक सर्वे 2022 ऑन जनवरी 31st।
सून आफ्टर प्रेसिडेंट एड्रेस बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, पहले श्री को रामनाथ कोविंद जी की जो स्पीच थी वो पूरी हुई, फिर उसके बाद ठीक है निर्मला सीतारमण जी ने इकोनॉमिक सर्वे को ठीक है बताया कि क्या कुछ इसमें है। सो अब कल बजट आएगा, बजट भी इसी के ऊपर बेस्ड होगा। ठीक है, दिस सर्वे प्रेजेंट अ डे बिफोर द यूनियन बजट द डिटेल ऑफ द स्टेट इकोनॉमी एंड रिफॉर्म्स। जितनी भी स्टेट की इकोनॉमी है उसकी पूरी ठीक है कहाँ क्या होना है, मतलब कहाँ पे क्या हो रहा है, ये सब इकोनॉमिक सर्वे में डिसाइड हो गया है अभी। ठीक है, वो पब्लिश हो गया है, उसी को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। चलिए अब करते हैं एक ओवरव्यू। पहले ओवरव्यू कर लेते हैं, फिर इसके बाद डिस्कस करेंगे कि डिटेल्ड में सेक्टर वाइज, ठीक है सेक्टर वाइज एजुकेशन पे कितना खर्चा या फिर एजुकेशन का कितना ग्रोथ, अब ग्रोथ के हिसाब से कितना खर्चा वो करेंगे कल। ठीक है, बजट जब हम लोग एनालिसिस करेंगे। चलिए, सो फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमण टेबल्ड इकोनॉमिक सर्वे फिजिकल ईयर 2003 दैट इज 23 जीडीपी ग्रोथ सीन एट 8 to 8.5%। मतलब जो नेक्स्ट ईयर की ठीक है 2023 की जो जीडीपी फॉरकास्टिंग है वो 8 से लेके 8.5 तक है। चलो एक क्वेश्चन तो ये बन गया, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। दूसरी चीज, द इकोनॉमी एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 9.2% इन द करेंट फिजिकल ईयर। तो जो करेंट फिजिकल ईयर है इसमें जीडीपी ग्रोथ होने के अनुमान है 9.2%। अगेन ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी मार्क कर लेना। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो अभी रिजर्व है, जो फॉरेक्स रिजर्व है ठीक है वो चला गया है 634 US बिलियन डॉलर। आपको याद होगा 1991 की जो हम पॉलिसी करते हैं 1991 ठीक है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, तब सिर्फ 2 बिलियन का था ये। ठीक है, ओनली 2 बिलियंस का, सिर्फ 2 हफ्ते की हम लोग पेमेंट कर पाते, दैट इज इंपोर्ट पेमेंट। तो अभी थैंक्स टू डॉक्टर मनमोहन सिंह कि उनकी वजह से आज हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 634 बिलियन का हो चुका है। ठीक है, 31 दिसंबर 2021 तक। चलिए उसके बाद ये ओवरव्यू है, ठीक है आगे डिटेल में करेंगे डिस्कस। सो द एग्रीकल्चरल सेक्टर वाज लीस्ट इम्पैक्टेड। तो जो कोविड का जो इम्पैक्ट पड़ा वो एग्रीकल्चर में लीस्ट पड़ा। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि सबसे कम इफेक्ट किस पे पड़ा है। ठीक है, और जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है वो पड़ा है रियल एस्टेट के बिजनेस में। सो इट इज़ एस्टिमेटेड टू ग्रो 3.9% इन 2021 एंड 22। वैसे भी ग्रोथ का जो एग्रीकल्चर का जो ग्रोथ होता है वो टारगेट 4% ही रखती है गवर्नमेंट। ठीक है, काफ़ी सालों से, लेकिन अभी 3.9% एग्रीकल्चर ग्रो किया है ऑन द टॉप ऑफ 3.6% एंड 4.3% रिस्पेक्टिवली इन प्रीवियस 2 ईयर्स। ठीक है, पिछले 2 सालों में 3.6 और 4.3 रही है। तो ये भी डाउन आप लोग नोट डाउन कर लेना, इंपॉर्टेंट है। चलिए इंडस्ट्रियल सेक्टर। अब इंडस्ट्रियल सेक्टर एक बड़ा सा स्विंग इसमें देखने को मिला है। लास्ट टाइम कॉन्ट्रैक्शन फेज था, आपने देखा होगा वी शेप रिकवरी में टोटली। ठीक है, क्योंकि 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हमें बनना है तो अप्रॉक्सीमेटली 9 to 10% की ग्रोथ तो चाहिए रहेगी। ठीक है, जो टारगेट था 2025 तक, हालांकि वो नहीं अचीव हो पाएगा, लेकिन डेफिनेटली 2030 तक तो अचीव हो ही जाएगा 5 ट्रिलियन का। ठीक है, अभी हमारी इकोनॉमी कहीं ना कहीं 3 ट्रिलियन पे टिकी हुई है। चलिए, सो द इंडस्ट्रियल सेक्टर वेंट थ्रू, उसमें बड़ा सा उछाल आया इंडस्ट्रियल सेक्टर में। द फर्स्ट कॉन्ट्रैक्टिंग बाय 7%, फिर लास्ट फिजिकल ईयर में 7% माइनस में थी, अभी देखिए 11.8% का जंप आया है। ठीक है, तो ये इसको मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। चलिए उसके बाद इंपोर्ट जो है वो भी ग्रो हुए हैं 29.4%। ठीक है, और एक्सपोर्ट जहां तक बात करें, एक्सपोर्ट भी 16.5% से ग्रो किए हैं। आगे खैर हम लोग डिस्कस करेंगे। सो स्टार्टअप के मामले में अभी इंडिया थोड़ा सा आगे बढ़ रहा है। ठीक है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, स्टार्टअप, इनके मामले में। सो अभी क्या है, 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है इंडिया। ठीक है, 3rd लार्जेस्ट इकोसिस्टम, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी इसमें पॉलिटिकल व्यू देखना नहीं है कि हम लोग किसी एक स्पेसिफिक पार्टी से बिलोंग करें कि काम हुआ नहीं हुआ, हमें स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। ठीक है, स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम चाहे कोई भी हो, ठीक है इकोनॉमिक सर्वे आएगा ही आएगा, सुपर श्योर है, लिख के ले लो। चलिए, सो 3rd लार्जेस्ट है स्टार्टअप, और आफ्टर यूएसए एंड चाइना। ठीक, उसके बाद जो भी यूपीआई बेस्ड सिस्टम आया, क्योंकि हम भी आप भी जितने भी इकोनॉमी में हैं आजकल सभी यूज़ कर रहे हैं यूपीआई का। ठीक है, और चाहे वो पेटीएम है, चाहे गूगल पे है, फोन पे है, वट एवर इट इज़। सो यूपीआई पे अब जो ट्रांजेक्शन है वो जंप आया गजब। ठीक है, तो डिजिटल इकोनॉमी जो है वो यूपीआई की वजह से काफ़ी बूस्टअप मिल रहा है उसको।
सो दैट ट्रांजेक्शन ओवर 4 बिलियन ट्रांजेक्शन, मतलब 8.26 लाख करोड़ रुपीस का जो ट्रांजेक्शन हुआ है, ठीक है, दिसंबर 2021 तक यूपीआई के थ्रू। सो डिजिटल इकोनॉमी होगी तो जो करप्शन है वो भी चांसेस कम रहेंगे। सो टॉप 5 सेक्टर विच कैप्चर अराउंड 83% ऑफ द एग्रीगेट पाइपलाइन वैल्यू। सो 5 सेक्टर्स जो खास तौर पे जंप करें, सो दैट रोड्स और ये स्पेशल सर्विस सेक्टर से, ठीक है, फॉलोड बाय रेलवे 25%, पावर 15%, एंड ऑयल एंड गैस पाइपलाइन 8% एंड टेलीकॉम 6%, ठीक है। ये है 83% एग्रीगेट पाइपलाइन वैल्यू इंक्लूड। सो वैल्यू एडिशन मतलब इन्हीं जो सेक्टर का है, जो भी रोड है, रेलवेज है, पावर है, ये थोड़ा सा अभी जंप अप किया है, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि इन्फ्लेशन, ठीक है, इन्फ्लेशन जो मेनली होता है आपका इन्फ्लेशन, हेडलाइन इन्फ्लेशन जो होता है वो होता है सीपीआई, ठीक है, हेडलाइन इन्फ्लेशन भी बोलते हैं, मेन इन्फ्लेशन। सो डब्ल्यूपीआई नहीं है, सीपीआई मेनली, ठीक है। उसका जो है 5.6% अभी, ठीक है, 2021 में, दिसंबर 2021, ये इंपॉर्टेंट कर लेना, इंपॉर्टेंट है। और कई बार आ जाता है विच वन इज विच इंडेक्स नंबर इज यूज फॉर मेजरिंग सीपीआई, मेजरिंग इन्फ्लेशन इन इंडिया, तो अभी जो है वो सीपीआई ही वाइडली यूज होता है। सो एडवांस एस्टिमेशन सजेस्ट दैट जीडीपी विल रिकॉर्ड एन एक्सपेंशन ऑफ 9.2%, ठीक है, अभी हमने डिस्कस कर लिया ये पहले ही, तो 9.2% का इसको हाईलाइट कर देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे मूव करते हैं। अब करते हैं एनालिसिस इन डेप्थ, ठीक है, थोड़ा डीप एनालिसिस करते हैं। यहाँ पर टाइम टेकिंग प्रोसेस है, एक एक चीज डिस्कस करेंगे। पहले हम करते हैं सेक्टोरल ट्रेंड्स, ठीक है, सेक्टोरल डिस्ट्रीब्यूशन। तो एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स, उसके बाद इंडस्ट्री और टर्सरी, ये 3 सेक्टर है इकोनॉमी के। अभी तीनों सेक्टरों में से क्वेश्चन कैसे आता है, एक तो आता है कि शेयर किस किस का कितना है, दूसरा आता है कि इनमें से जो जीवीए का कांस्टेंट प्राइस पे, खैर 2011-12 की जो जीडीपी बेस ईयर है उसके बारे में पूछ रहा है, ठीक है। और जो डिफरेंट इनके अंदर आते हैं, जैसे इंडस्ट्री के अंदर ये चीज़ आती है, सर्विस के अंदर ये चीज़ आती हैं, इनका कॉन्स्टिट्यूशन कितना है, मतलब इन ये कितना % कॉन्स्टिट्यूट करते हैं सर्विस में, मैन्युफैक्चरिंग में जो इसके सब पार्ट है, ठीक है, जो सब पार्ट है। सो इसमें ये बता रहा है कि एनुअल ग्रोथ ऑफ जीवी, अब एग्रीकल्चर का जो ग्रोथ हुआ है 3.9% हुआ है, ठीक है, ये अगर हम बात करें एडवांस एस्टिमेशन में। और उसके बाद जो रिकवरी हुई है, ओवर रिकवरी हुई 107% की रिकवरी लास्ट ईयर से। इंडस्ट्री का जो नेक्स्ट है अभी 11.8%, खैर अभी जो लास्ट है ना उसका शायद ही पूछेगा, ठीक है। तो जो लास्ट में रह चुका है दैट इज प्रोविजनल एस्टिमेशन, माइनस में रही थी -7.0। उसके बाद सर्विस सेक्टर, सर्विस सेक्टर अभी 8.2, तो इसको भी अंडरलाइन कर देना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो तीनों सेक्टर हो गए जो 2021 और 22 में इस सर्वे के अकॉर्डिंग 3.9, 11.8 और 8.2, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट, चलिए इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, और शायद ही जो सब पार्ट है शायद ही पूछे, जैसे ट्रेड एंड होटल है, फाइनेंस है, ये पूछे, लेकिन इनको भी आप लोग थोड़ा कर लेना क्योंकि कई बार पूछ सकता है, ठीक है, क्योंकि यूजीसी नेट में कई बार पूछा है इन सब पार्ट को भी, ठीक है। इनमें से सर्विस सेक्टर में से कौन सा फास्टेस्ट ग्रोथ वाला है, ठीक है, जो इसका सब कंपोनेंट्स है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट, शेयर ऑफ सेक्टर्स इन नॉमिनल जीवीए, ठीक है। तो शेयर्स अभी देखो कितना है जीडीपी में, प्राइमरी सेक्टर का जो शेयर है वो अप्रॉक्सीमेटली अभी है 18.8%। एग्रीकल्चर का जो शेयर है, सेकेंडरी सेक्टर जिसको बोलते हैं, और सॉरी इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग, इसका सेक्टर अभी, इस सेक्टर का शेयर है 28.2। उसके बाद सर्विस सेक्टर आता है, जो सर्विस सेक्टर कंस्टिट्यूट करता है अराउंड 53%, हालांकि पहले ये ज़्यादा था, ठीक है, पहले ये 60% होता था 2016, 17, 15 में, और अभी लास्ट ईयर से, ठीक है, सर्विस सेक्टर और कम हुआ है, पहले 55, फिर 53.9, अभी 53, ठीक। तो एग्रीकल्चर का यहाँ शेयर पहले घटता आ रहा था, अभी थोड़ा थोड़ा करके बढ़ रहा है, ठीक है। सो 18.8 पहुँच गया अभी इस फिजिकल ईयर में। सो ये शेयर भी याद कर लेना। और अगर आप जो सब इसके जो सब पॉइंट हैं या फिर सब कंपोनेंट्स हैं इनको करोगे तो बेटर रहेगा, ठीक है। माइनिंग कितना % करता है 1.6, मैन्युफैक्चरिंग 14.4, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी 2.7, ठीक है। और आईआईपी इंडेक्स में भी ये तीनों चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे मूव करते हैं। इन्वेस्टमेंट,
सो इन्वेस्टमेंट का जो ग्रोथ है वो अभी ज़बरदस्त ग्रोथ हुआ है। सो इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशो 2021-22 में रहा है 29.6%। ठीक है, मतलब जीडीपी टू इन्वेस्टमेंट रेशो 29 to 29.6%। ठीक है, और उसके बाद जो इसमें एक जंप रहा है दैट इज़ ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में, वो रहा है 15% का 2021-22 में। ठीक है, क्योंकि जो कैपेक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंडिचर है ना वो बढ़ रहा है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, मतलब क्या करेगा, जब कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ता है तो जितने भी इंडस्ट्रीज़ हैं या फिर जितने भी कैपिटल इक्विपमेंट्स हैं, रोड हैं, डैम्स हैं, अगर ये बनेंगे तो उसके बाद हमें अर्निंग भी देंगे। ठीक है, रिटर्न्स भी देंगे। चलिए उसके बाद डिस्कस करते हैं एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स। अब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का डाटा सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। सो इंडिया एक्सपोर्ट्स बहुत गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब जो टोटल ओवरऑल ट्रेड है ये काफ़ी जंप किया है। मर्केंटाइज एक्सपोर्ट्स, ठीक है, जो वैल्यू है इसकी 30 बिलियन यूएस डॉलर हो गई है। ठीक है, फॉर 8 कंसिक्यूटिव मंथ्स 2021-22। ठीक है, 8 महीनों में। सो जो टोटल एक्सपोर्ट का ग्रोथ रहा है एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाय 16.5% इन 2021-22, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक्सपोर्ट का ग्रोथ 16.5%। और वहीं अगर हम बात करें इंपोर्ट भी ग्रो करेगा। ठीक है, इंपोर्ट भी ग्रो करेगा 29.4% से। ठीक है, 2021-22। चलिए, तो ये डाटा इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद जो आपका नेट एक्सपोर्ट है, ठीक है, आपको पता होगा जो नेट एक्सपोर्ट है उसका फॉर्मूला। ठीक है, सो अभी आप लोग काफ़ी एडवांस लेवल की इकोनॉमिक्स पढ़ चुके हो। सो दैट इज एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। सो हमारा जो नेट एक्सपोर्ट है हमेशा इसकी वैल्यू माइनस में रहती है। उसका मेन वजह ये भी हो सकता है कि जो हमारा एक्सपोर्ट है, ठीक है, एक्सपोर्ट की वैल्यू हमेशा कम रहती है। मान लीजिए एक्सपोर्ट आपका 80 करोड़ रुपीज़ का है और इंपोर्ट आपका हो गया 100 करोड़। ठीक है, तो ये 20 करोड़ रुपीज़ जो है ये क्या है, माइनस, नेट एक्सपोर्ट माइनस में है। तो हमेशा करेंट अकाउंट जो है वो डेफिसिट में रहता है। लेकिन इस बार जो करंट अकाउंट डेफिसिट में रहा है वो बिल्कुल माइडेस्ट या फिर मॉडेस्ट, सिर्फ 0.2% का रहा है। ठीक है, CAD, करंट अकाउंट डेफिसिट। सो 0.2% ऑफ GDP इन द फर्स्ट हाफ। ठीक, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए उसके बाद MSMEs, जो एक क्लासिफिकेशन थी इंडस्ट्रीज की, अभी ये लास्ट ईयर रिवाइज्ड भी हुई थी। ठीक है, अगर आपको याद होगा तो अभी रिवाइज्ड पॉइंट ऑफ व्यू से पूछेगा एग्जाम में। ठीक है, तो MSMEs का जो रिवाइज्ड है, पहले सर्विस का अलग था कैटेगरी और मैन्युफैक्चरिंग का अलग था, लेकिन अभी क्या कर दिया है, इन्वेस्टमेंट प्लांट में, मतलब मशीनरी में और सर्विस में, दोनों को कर दिया है मर्ज। ठीक है, दोनों के लिए सेम लिमिट है अभी। सो माइक्रो जो इंडस्ट्रीज हैं, एंटरप्राइज हैं, इसमें 1 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर होना चाहिए 5 करोड़ का। अब एक बार ध्यान देना, जितने का इन्वेस्टमेंट लिमिट होगा मैक्सिमम, उसके 5 मल्टीपल टर्नओवर का, ठीक है, लिमिटेशन होगा। और स्मॉल जो इंडस्ट्रीज हैं उनके लिए 10 करोड़, ठीक है, 10 करोड़ रुपीज़ तक, ठीक है, 10 करोड़ या लेस देन 10 करोड़ रुपीज़ तक का इन्वेस्टमेंट लिमिट है। और इसका 5 मल्टीपल टर्नओवर, ठीक है, 50 करोड़ रुपीज़। और यहाँ पे मल्टीप्लायर काम कर रहा है वैसे। ठीक है, मतलब गवर्नमेंट ने पहले डिसाइड करके रखा हुआ है, मतलब मल्टीप्लायर की वैल्यू होनी चाहिए 5, मतलब आपका जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 5 गुना ज़्यादा इनकम लेके आना चाहिए। ठीक है, मीडियम एंटरप्राइज 50 करोड़ रुपीज़ और लेस देन 50 करोड़ रुपीज़। सो टर्नओवर होना चाहिए 250 करोड़ रुपीज़ का। ठीक है, यहाँ पे तो ये वाला जो अपर लिमिट है इसको देख लेना। ठीक है, एज पर न्यू डेफिनेशन फॉलोस। चलिए उसके बाद डिफेंस में भी, अभी डिफेंस में भी एक चीज़, एक तो FDI एनहेंसमेंट इन डिफेंस सेक्टर 74% थ्रू द ऑटोमेटिक रूट और 100% कर दिया गवर्नमेंट रूट से। ठीक है, इसको भी अंडरलाइन कर लेना। गवर्नमेंट रूट और ऑटोमेटिक रूट, 2 रूट होते हैं FDI के। चलिए अब बात करते हैं ग्रोथ आउटलुक। अदर इंस्टीट्यूशन ने क्या फोरकास्टिंग की है ग्रोथ की इंडिया के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं इंडिया की, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, इस साल 9.2% होगा, नेक्स्ट ईयर 8.8 से 8.5% तक होगा। ठीक है, और उसके बाद अब बात करते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की। सो इनका प्रोजेक्शन क्या है या फिर इनका GDP ग्रोथ टारगेट क्या है, ठीक है, या प्रोजेक्शन क्या है। सो वर्ल्ड बैंक ने और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने, दोनों ने फोरकास्टिंग किया है अभी फिलहाल। वर्ल्ड बैंक ने तो किया है कि 8.7% से ग्रो करेगी इंडियन इकोनॉमी, ठीक है, 2022-23 में। और हालांकि जो इकोनॉमिक सर्वे भी यही बोल रहा है 8 से 8.5% तक ग्रो करेगी। और उसके बाद 7.5%
ग्रो करेगी अकॉर्डिंग टू एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, और एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो हेडक्वार्टर है ना कहाँ पे है, थोड़ा कमेंट करेंगे क्योंकि ये कई बार पूछ लेता है एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर। ठीक है, करेक्ट, मनीला। चलिए, उसके बाद जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक है, पहली बात तो ये क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक पब्लिकेशन किस ऑर्गेनाइजेशन का है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन का है IMF का। ठीक है, पब्लिकेशन। सो इसमें उन्होंने बताया है कि जो ग्रोथ कर सकता है इंडिया 2021-22 में वो है 9% का ग्रोथ, और जो इंडिया कह रहा है वो भी 9.2 ही कह रहा है। ठीक है, मतलब जो इंडियन इकोनॉमिक सर्वे है 2022-23 का ये थोड़ा सा कम कह रहा है। ठीक है, ये कह रहा है कि 7.1 से ग्रो करेगा। ठीक है, नेक्स्ट ईयर, बल्कि हमारा जो इकोनॉमिक सर्वे है वो कहता है हमारी इकोनॉमी 8 से 8.5 तक ग्रो करेगा। ठीक है, तो अलग अलग इंडिकेटर्स हैं, अलग अलग पैमाने हैं, अलग अलग फोरकास्टिंग के, थोड़ा बहुत हो सकता है कि उन्होंने कुछ और चीज़ें स्टडी की हो, तो इसलिए थोड़ा सा वेरिएबल हो सकता है कि जो सैम्पलिंग लिया है थोड़ा ऊपर नीचे हो, तो इकोनॉमिक जो ग्रोथ फोरकास्टिंग है थोड़ा सा डिफरेंट होती है। चलिए, अब देखते हैं कि ईयर ओवर ईयर क्या ओवरव्यू रहा है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो प्रोजेक्शन है। ठीक है, वर्ल्ड आउटपुट कह रहा है वर्ल्ड GDP जो बढ़ेगा 4.4% से, और नेक्स्ट ईयर जो रहेगा 3.8% का ग्रोथ। ठीक है, वर्ल्ड GDP में। फिर उसके बाद जो एडवांस इकोनॉमीज़ हैं US, अगर इनका ग्रोथ 0 भी रहता है ना तो ये भी परफेक्ट है, कुछ ज़्यादा इनको करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब देखोगे जितने भी एडवांस कंट्रीज़ हैं इनका 2020 का जो एस्टिमेशन सब नेगेटिव में रहा। ठीक है, हालांकि 2021-22 में फिर पॉजिटिव कर गए हैं ये, और उसके बाद ये जो एडवांस इकोनॉमीज है अगर 0% भी रखें तब भी बेटर है इनके लिए, क्योंकि ये तो ऑलरेडी डेवलप्ड है। ठीक है, सो उसके बाद डेवलपिंग इकोनॉमीज जैसे इंडिया अभी पहले माइनस में चला गया था, -7.3। उसके बाद अभी 2022 में अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक 9%, और नेक्स्ट ईयर रहेगा 7.1%। तो इसका जो फोरकास्टिंग है, ठीक है, इसको अंडरलाइन कर देना इंपॉर्टेंट है। चलिए, नेक्स्ट है परफॉर्मेंस ऑफ फिस्कल इंडिकेटर्स। देखो 4 इंडिकेटर्स है, उसमें से क्वेश्चन हम लोग बाद में वीडियो बनाएंगे खैर इस पे। ठीक है, फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट उसमें से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर उसके बाद आएगा इफेक्टिव रिवेन्यू डेफिसिट। ठीक है, और फिर आएगा रिवेन्यू डेफिसिट। ये चारों का डाटा कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ट्रेंड इन फिस्कल डेफिसिट दिया हुआ है। सो जो अप्रैल टू नवंबर तक का है 2021 तक का, हालांकि जो मार्च 2022 तक होगा तब फिस्कल ईयर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो हालांकि कुछ डाटा अभी बाद में भी रिलीज होगा, जो Q4 का जब डाटा आएगा। ठीक है, Q4 का जब डाटा आएगा फिर देखा जाएगा कि कितना फिस्कल डेफिसिट एक्चुअल में आता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें अप्रैल टू नवंबर तक का, ठीक है, ये एक्चुअल है। ठीक है, सो अप्रैल टू नवंबर 2021 7% फिस्कल डेफिसिट, और 10.8 अप्रैल टू नवंबर 2020, और 8.1 है 2019 का सेम पीरियड। ठीक है, और प्राइमरी डेफिसिट 2.4, 6.9 है 4.7। ठीक है, सेम पीरियड का। चलिए, तो इसमें अभी ये वाला जो डाटा है, इस डाटा को अभी रहने देना मेरे ख्याल से। अभी जब डाटा ये वाला जब Q4 का भी आएगा तो Q4 का एक साथ मर जाएगा। ठीक है, तो ये जो डाटा है ये ऊपर नीचे जाएगा। हाँ, जो लास्ट ईयर का जो फोरकास्टिंग था और रिवाइज्ड था उसको कर लेना फिलहाल। चलिए, उसके बाद करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट्स फिस्कल इंडिकेटर्स। अब फिस्कल इंडिकेटर्स में इसमें रिवेन्यू रिसीप्ट, ग्रॉस टैक्स रिवेन्यू, ये सब चीज़ें दी हुई हैं, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इनका कोई इतना ज़्यादा रिलेवेंसी है नहीं। ठीक है, एज परसेंटेज ऑफ GDP कह रहा है, परसेंटेज ऑफ GDP कर लेना, जैसे 8% है रिवेन्यू रिसीप्ट, ग्रॉस टैक्स रिवेन्यू 9.9। ठीक है, ये कर लेना। चलिए, उसके बाद ये जो 3 इंडिकेटर्स है लास्ट के, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और वो भी जो टाइम पीरियड है, ये 2 टाइम पीरियड का ये कर लेना, 2021-22 और 2021। ठीक है, सो जो रिवाइज्ड है, प्रोविजनल है। सो फिस्कल डेफिसिट अभी जो है 6.8। ठीक है, नेक्स्ट 2021-22 जो अभी इकोनॉमिक सर्वे बता रहा है। रिवेन्यू डेफिसिट 5.1 और प्राइमरी डेफिसिट 3.1। ठीक है, अब अगर हम पिछले पीरियड की बात करें तो ये 5.8। ठीक है, और रिवेन्यू डेफिसिट 7.4 और फिस्कल डेफिसिट 9.2 था। इनका सीक्वेंस जो है ना, कई बार सीक्वेंस पूछ लेता है। ठीक है, तो बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है ये, बिल्कुल इसको सुपर श्योर की कैटेगरी में रखना आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, उसके बाद डिस्कस करते हैं टैक्स रिवेन्यू।
अब जो टैक्स रिवेन्यू है उसमें भी ग्रोथ आया है, ठीक है, 0.7% का। 2020-21 में जो 0.7% का ग्रोथ था। अभी जो टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो टोटली चेंज हो गया है। हर बार इसकी स्टडी करते हैं ना हम लोग कि किस जीएसटी ज़्यादा है या इनकम टैक्स ज़्यादा है शेयर या कॉर्पोरेशन टैक्स का ज़्यादा है। बहुत टाइम से क्या हो रहा था, कॉर्पोरेशन टैक्स का ज़्यादा था इनकम टैक्स से, इनकम टैक्स का ज़्यादा था, ठीक। अदर जो एक्साइज टैक्स हैं वो, जब से जीएसटी आया ना, अब जीएसटी नंबर 1 पे चला गया है। तो जीएसटी का जो शेयर है अभी देखोगे आप लोग तो जीएसटी ऑरेंज, ये जो 29% है जीएसटी के अकाउंट में, मतलब जीएसटी कंट्रीब्यूशन में चला गया है। और उसके बाद 25%, ठीक है, इनकम टैक्स 25% और कॉरपोरेशन टैक्स 25% हो गए, ये दो इक्वल हो गए हैं। उसके बाद ये जो कस्टम्स है 6% कस्टम्स और यूनियन एक्साइज ड्यूटीज 15% हो गया है, ठीक है। यूनियन एक्साइज ड्यूटीज पहले थोड़ा कम हुआ करता था 8% 9% तक, लेकिन अभी स्लाइटली बढ़ा है ये भी। चलिए उसके बाद अब ये डाटा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, खैर इंपॉर्टेंट तो सभी है लेकिन ये उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टॉप 10 एक्सपोर्टेबल कमोडिटीज नोट डाउन कर लो, यहीं से पूछेगा, बाहर से नहीं पूछेगा, ठीक है, क्योंकि ऑफिशियल डाटा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है और यूजीसी भी और जितने भी अदर बोर्ड्स हैं वो इसी को फॉलो करते हैं, इकोनॉमिक सर्वे को, ठीक। तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स अभी भी टॉप पे है। तो जो भी हमने पहले किया था अब इसको उससे रिवाइज कर लेना, ठीक है, उसको थोड़ा सा कंपेयर कर लेना और अपने नोट्स में इसको मॉडिफाई कर लेना। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और जितने भी बैच के स्टूडेंट्स हैं वो भी इसको मॉडिफाइड कर लेना, ठीक है। जो लास्ट डाटा था हमने किया था रिसेंटली, अभी इसको कन्वर्ट कर लेना अभी न्यू में। पेट्रोलियम प्रोडक्ट टॉप पे है, ठीक है। सो हम लोग अगर यहाँ बात करें परसेंटेज या शेयर, ठीक है, इन परसेंटेज, ठीक है, दोनों का है, एक 2020-21 का है और 21-22 का है प्रोविजनल। तो आप ये वाला करो, 2021-22 वाला करो, ठीक है। शायद ही 2020-21 पूछे, क्योंकि 2020-21 की बात करें तो वो यूजीसी नेट में पूछ चुका है वो, ठीक। सो पर्ल्स एंड प्रीसियस जो है वो है 6.8, आयरन स्टील 6%, ठीक है। उसके बाद जो 4th नंबर पे है ड्रग्स एंड द ड्रग फॉर्मुलेशन बायोलॉजिकल्स, ठीक है, 4.7%, गोल्ड एंड अदर प्रीसियस मेटल्स 2.8 एंड सो ऑन। सिर्फ 5 कर लेना फर्स्ट, पूरे कभी नहीं आता कि टॉप 10 में पूछे, हाँ फर्स्ट 5 कर लेना, मोर देन इनफ है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स। अब एग्रीकल्चर का एक्सपोर्ट जो है वो पहली वैल्यू था 2020 में, वैल्यू था 25.2 बिलियन यूएस डॉलर का, अभी स्लाइटली इंक्रीज हो गया, कितना हो गया 31 बिलियन यूएस डॉलर, ठीक है। सो ग्रोथ कितना आया है 23.2% का। ये जो ग्रोथ है ना ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर जो बनेगा वो इकोनॉमिक सर्वे से ही बनेगा, ठीक है। इंडियन इकोनॉमी जो उठाएगा पेपर, अगर आप एग्जामिनर हो, आपको बोला गया है कि इंडियन इकोनॉमी का पेपर बनाना है, वो भी नेशनल लेवल का, तो आप क्या उठाओगे, सब जाहिर सी बात है आप इकोनॉमिक सर्वे उठाओगे, ठीक है। तो एग्जामिनर भी इसी को उठाएगा और यहीं से ही क्वेश्चन प्रिंट करेगा, ठीक। चलिए उसके बाद देखते हैं टॉप 10 एक्सपोर्ट डेस्टिनेशंस। टॉप 10 एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन में यूएसए तो टॉप पे था ही था, ठीक है, अभी लेकिन इसका शेयर पहले 16% था, बढ़ के हो गया 18.4%, ठीक है। उसके बाद यूएई 6.6, चाइना 5.9, फिर उसके बाद अभी बांग्लादेश जो है ना वो सडनली जंप किया है, ठीक है, बांग्लादेश सडनली जंप किया 3.5, हांगकॉन्ग, सिंगापुर, नीदरलैंड एंड सो ऑन, ठीक है। टॉप 5 कर लेना, टॉप 5, और सिंगापुर तक कर लेना, चलो टॉप 6, क्योंकि सिंगापुर भी काफ़ी आगे आ रहा है अभी। नेक्स्ट टॉप 10 इंपोर्ट कमोडिटीज़। अब इंपोर्ट कमोडिटीज़ में भी पेट्रोलियम क्रूड आएगा, हम लोग जो इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। एक बात ध्यान से सुन लेना, जो हम लोग इंपोर्ट करते हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ठीक है, वो रिफाइंड होके उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, ठीक है, चाहे वो जितना भी तारपीन ऑयल होता है या फिर जो लुक होता है जिससे रोड बनती है, लुब्रिकेंट होता है, वो चीज़ यहाँ प्रोड्यूस होगी फिर बाहर भी सेल होता है वो। तो आप देखोगे एक्सपोर्टेबल कमोडिटी में भी आप देखोगे कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, ठीक है, पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स, और इंपोर्ट में भी देखोगे कि पेट्रोलियम क्रूड है। तो क्रूड ऑयल हम लोग मंगाते हैं, उसको रिफाइंड करते हैं, तो रिफाइंड करने से जो वेस्ट मटेरियल निकलता है या अदर चीज़ें निकलती हैं पेट्रोल और डीजल के बाद, वो हम लोग एक्सपोर्ट भी करते हैं बाहर, ठीक है, इसलिए ये एक्सपोर्ट में भी नंबर 1 पे ही रहता है। चलिए पेट्रोलियम क्रूड में 19.2%, पहले ये बहुत ज़्यादा 25-27% तक कंस्टिट्यूट करता था। उसके बाद है गोल्ड। गोल्ड हम लोग क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, उसकी ज्वेलरी बना के बाहर भेजते हैं। तो आप लोग देखोगे ज्वेलरी में भी
ज्वेलरी का भी एक्सपोर्ट काफ़ी होता है, और सूरत मेन हब है, ठीक है, 8.7%। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स 6.3%, ठीक है, जो हम लोग इंपोर्ट भी कर रहे हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट। पल्स प्रीसियस एंड सेमी प्रीसियस स्टोन्स 5%। कोल, कोक एंड, ठीक है, ये ब्रिक्विड्स एटसेट्रा, ये हो गया 4.9%। तो 5 करना लास्ट। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स करोगे तो ये भी कर लेना, चलो 6, ठीक है। बाकी इन्हीं में से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, आगे ये करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी नोट डाउन कर लेना। चलिए, उसके बाद है टॉप 10 इंपोर्ट सोर्स। अब चाइना नंबर 1 पे टिका हुआ है कई सालों से, लेकिन हाँ, जो शेयर है ना इसका, अभी शेयर काफ़ी जल्दी घट रहा है, ठीक है। आप भी देख रहे होंगे कि वो चाइना जो फाउंडर ऑफ कोविड-19 है, सबको पता है, ठीक है। तो इसकी वजह से अभी जो शेयर है इसका वो भी कम हो रहा है, ठीक। उसके बाद यूएई आ गया सेकंड नंबर पे, ये हम लोग बात कर रहे हैं इंपोर्टेबल। फिर यूएसए थर्ड नंबर पे, सऊदी अरेबिया फोर्थ, इराक फिफ्थ, ठीक है, इंपोर्ट के मामले में। और स्विट्जरलैंड भी कर लेना, टॉप 6 कर लेना, काफ़ी है, मोर देन इनफ है, ठीक है। ज़्यादा कई बार 10 के 10 सीक्वेंस कभी नहीं पूछता, ठीक। उसके बाद है टॉप 10 एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। पूछ सकता है कई बार कि टॉप 10 एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट कौन कौन से हैं। तो टॉप 10 मरीन प्रोडक्ट्स 5.4, मरीन प्रोडक्ट इसमें फिशिंग वगैरह जो है, राइस, ठीक है। अदर देन बासमती 3.9%, स्पाइसेस हो गए, शुगर हो गए, बफेलो मीट हो गए, देखो इतना सारा कुछ यहाँ से हम लोग एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं। तो एग्रीकल्चरल का माने जो फर्स्ट प्राइमरी सेक्टर है, ठीक है, प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर एंड अलाइड जितने भी एनिमल हस्बेंड्री है वो भी आ जाता है, ठीक है, फिशिंग है वो भी आ जाता है। चलिए, तो ये भी टॉप 6 कर लेना, ठीक है, काफ़ी है। चलिए, उसके बाद है ये वाला क्वेश्चन, अभी जस्ट जो 2021 में जो एग्जाम हुआ था ना, इसमें भी एक क्वेश्चन आया था कि हाईएस्ट सेक्टर एफडीआई का कौन सा है। तो आप लोगों ने देखा होगा कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, तो वो जो सीक्वेंस था पिछले साल कुछ और होगा, अभी कुछ बदल गया होगा। तो पिछले साल वाला पिछले इकोनॉमिक सर्वे से लिया है, और इस वाला इस इकोनॉमिक सर्वे से लिया है, ठीक। तो यहाँ पे सो कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर आगे आ गया है नंबर 1 पे 22.9%, ठीक है। और वहीं लास्ट में पहले था ये 58.5। ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री 15.8, सर्विस सेक्टर, ठीक है, 10.1, ट्रेडिंग उसके बाद 6.6, टेलीकम्युनिकेशन 1.2, ठीक है। टेलीकम्युनिकेशन थोड़ा सा कम हो गया, तो ये कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। लगातार यहाँ पर एक बार 2018 वाले यूजीसी में पूछा, 18-19 के, एक बार फिर अभी 2021 वाले में पूछा है, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, ठीक, और ये इंटरव्यूज में पूछेगा, विच इज लार्जेस्ट डेस्टिनेशन फॉर एफडीआई इन इंडिया, ठीक है, मतलब डेस्टिनेशन नहीं, सोर्स, लार्जेस्ट सोर्स कहाँ से एफडीआई का। तो हम सबसे ज़्यादा जो सोर्स है, पहले क्या था, पहले मॉरिशस होता था, 2016-17 के बाद ऐसा कायाकल्प हुआ कि सिंगापुर नंबर 1 पे आ गया। अभी सिंगापुर नंबर 1 पे ही है, देखो कितना शेयर खींच गया, 25.9%, 26% इन्वेस्टमेंट जो है एफडीआई सिंगापुर से आ रहा है, ठीक है। और जो भी जितने भी यूट्यूबर्स हैं, ठीक है, यूट्यूबर्स हैं या फिर जिनका एडसेंस अकाउंट लिंक है, वो पैसा उनको कहाँ से आता है, सिंगापुर से ही आता है वो भी, ठीक है, क्योंकि सिंगापुर में मेन जो उनका मेन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होती है सिंगापुर से होती है। तो एफडीआई सबसे ज़्यादा यहाँ से आ रहा है सिंगापुर, फिर यूएसए, ठीक है, 14.9%, फिर मॉरिशियस, पहले ज़्यादा था अभी थोड़ा कम हो गया, फिर अभी बढ़ रहा है 13.9, फिर नीदरलैंड 6.9 और जापान 2.6। तो कहने वाली बात ये है, ये 5 कंट्रीज टिप पे याद रख लेना, ये आपको एज अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स या फिर टीचर ऑफ इकोनॉमिक्स, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स, सब काम आने वाले हैं, ठीक है, कभी भी कोई भी पूछ सकता है। चलिए, उसके बाद बात करते हैं प्राइजेस एंड इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन का जो टारगेट है 5.2% अभी रहेगा 2021-22 में, और 6.6% करस्पॉन्डिंग पीरियड जो 2020-21 में था उसमें 6.6 था, थोड़ा सा फॉल डाउन हुआ है, ठीक, प्राइजेस में थोड़ा सा फॉल डाउन, और वॉज रिकॉर्डेड एट 5.6% इन दिसंबर 2021, ठीक। तो दिसंबर 2021 में जो हुआ वो 5.6 हुआ, और अभी जब ये खत्म हो जाएगा 2021-22 टोटली खत्म हो जाएगा, तब तक 5.2 रहेगा अकॉर्डिंग टू दिस इकोनॉमिक सर्वे। चलिए, उसके बाद WPI का जो 2021-22 का कर लेना, ठीक है। सो 12.5% पे जाएगा, ग्रोथ अभी 0 है। 2020-21 का जो WPI ग्रोथ, होलसेल प्राइस इंडेक्स 0 ग्रोथ, ठीक है, और नेगेटिव में भी हो सकता है ये, ऐसा जरूरी नहीं है कि प्राइस बढ़ेगा,
खैर बढ़ता ही है वैसे। तो WPI का देखो माइनस में भी गया है, मतलब पहले प्राइस होलसेल प्राइस वाले 100 रुपये थे, अभी 97 हो गए, तो -3 का, ठीक है, -3 में हो गया। सो CPI इन्फ्लेशन, तो CPI हेडलाइन इन्फ्लेशन, ठीक है, तो हेडलाइन इन्फ्लेशन 5.2, ठीक है, ये वाला। और उसके बाद CPI इंडस्ट्रियल वर्कर, ठीक है, 5%, CPI AL एग्रीकल्चरल लेबर 3.2 एंड रूरल लेबर CPI 3.5। खैर ये इतना डिटेल में तो नहीं पूछता ये वाला, हाँ ऊपर वाला जरूर पूछ लेगा, ठीक है, WPI और CPI। और इनके बेस ईयर भी कर लेना, बेस ईयर डायरेक्ट पूछता है, ठीक है। CPI का बेस ईयर क्या है, थोड़ा कमेंट करिएगा, CPI का बेस ईयर और अभी CPI इंडस्ट्रियल वर्कर का बेस ईयर, ठीक है, ताकि वो दूसरों को भी पता लगे क्या बेस ईयर है, क्योंकि चेंज होते रहते हैं ओवर टाइम्स। चलिए नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट चेंज। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल्स हैं, अभी क्वेश्चन पूछा था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 9 के अकॉर्डिंग, तो टोटल कितने गोल्स हैं, 17 गोल्स हैं। उन 17 गोल में एक तो ओवरऑल रैंकिंग है, एक पर्टिकुलर SDG 1, SDG 2, 3, हर स्टेट की अलग अलग रैंकिंग, ठीक। सो इंडिया ओवरऑल स्कोर ऑन द नीति आयोग, तो नीति आयोग SDG में जो SDG इंडेक्स नंबर है इसमें, ठीक है, 2020-21 में थोड़ा इंप्रूव हुआ है, 66 जो रैंकिंग है वो फ्रॉम 60, ठीक है, इंडेक्स अभी 66 पे पहुंच गया है फ्रॉम 60, ठीक है, 1920 में, और 57 था 2018-19 में। जितना ये स्कोर बढ़ेगा उतना ही बढ़िया बात है, ठीक है, 99 तक जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। चलिए, तो जो इसके अंदर टोटल गोल्स हैं वो है 17। एक बात ध्यान देना, जो SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं 2030 तक का जो टारगेट है, 17 गोल्स रखे हैं, 17। अभी जो क्वेश्चन आया था वो SDG, ठीक है, ये आया था SDG 9 से 2021 में जो UGC नेट में क्वेश्चन आया था, तो उसमें पूछा गया था कि इसमें टॉप स्टेट कौन सा है। खैर गुजरात और केरला दोनों को एक साथ दे दिया था, लेकिन केरला भी सेम पॉइंट अटेन कर रहा था और गुजरात भी। चलिए, तो ये 17 इंडिकेटर्स याद कर लेना। चलिए, उसके बाद अगर हम बात करें जो स्टेट 50 to 64 तक लाई करते हैं, 50 to 64 अंक तक, मतलब जो मीडियम रेंज है, येलो जो पोर्शन है ना सब मीडियम, 2019 तक तो ये ज़्यादातर आपको मीडियम ही मिलेंगे, ठीक है। एक यहाँ पे उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश आपको ग्रीन दिखेगा, ठीक है। उसके बाद में देखो ये जितने भी ये नॉर्दर्न इंडिया ये सब ग्रीन हो गया, ठीक है, मतलब 65 to 99 के बीच में चला गया है। सो और ये वाला एरिया देखोगे साउथ इंडिया पूरा ग्रीन हो गया है। सो जो ये वाला एरिया राजस्थान, MP, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ठीक है, बिहार, झारखंड और उसके बाद UP, ये सब जो एरिया है ये अभी 50 to 64 की रेंज में है, ठीक है, SDG। तो ये रैंकिंग है, ये ओवरऑल है परफॉर्मेंस ऑफ द स्टेट ऑन द नीति आयोग SDG इंडेक्स 2021, ठीक है। ये टॉप स्कोरिंग कंट्रीज हैं और ये लीस्ट इंडिया 66 परफॉर्मेंस। तो ओवरऑल इंडिया में क्या है, 66 परफॉर्मेंस है, ठीक। तो आप देखना बिहार इसमें सबसे नीचे लाई कर रहा है 52 पे, तो एक बार आप देख लीजिएगा, ठीक है। केरला, तमिलनाडु ये ओवरऑल है, ठीक है। इसके बाद SDG 11, SDG जो अभी पूछा था 9, इसमें भी पूछ सकता है कैटेगराइज। खैर इतना तो याद रखना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन UGC को भी ओवरऑल पूछना चाहिए रेदर देन इंडिविजुअल। चलिए, उसके बाद है सिचुएशन असेसमेंट सर्वे, ठीक है। एक सर्वे होता है रूरल इंडिया में, सिचुएशन SAS, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अभी 77th राउंड हुआ था सर्वे, दैट इज नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस का, इन 77th राउंड, ठीक है, जो विलेज लेवल पे होता है 2019 to 2000 दिसंबर 2019 तक, मतलब जनवरी से दिसंबर 2019 तक ये सर्वे हुआ। तो इसमें मेनली जो सोर्स ऑफ इनकम है रूरल इंडिया में या फिर जो फार्मर्स है उनका ये देखा गया, ठीक है, मंथली इनकम ऑफ एग्रीकल्चरल हाउसहोल्ड। तो ये मंथली आउटकम देखो कि क्या फाइंड आउट हुआ, ठीक है। फाइंड आउट ये हुआ कि इनकम फ्रॉम वेजेस, वो वेजेस में से एग्रीकल्चरल लेबर अर्न कर रहे हैं 40%। उसके बाद नेट रिसीव्ड फ्रॉम क्रॉप प्रोडक्शन, अब क्रॉप से जो प्रोडक्शन हो रहा है उसमें से 37% कमा रहे हैं वो। उसके बाद नेट रिसीव्ड फ्रॉम फार्मिंग ऑफ एनिमल्स, अब क्रॉप्स के बाद जो एनिमल हस्बेंड्री है उससे 16%। चलिए, नेक्स्ट वन इज सोर्सेज ऑफ इंस्टॉल्ड कैपेसिटी एंड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। अब ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये वाला पेपर 1 के लिए भी इंपॉर्टेंट है और पेपर 2 में भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 2020-21 लेटेस्ट डाटा है, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है अभी
उसमें थर्मल का 67% शेयर है, और उसके बाद RES, ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम, उसका 22% है, हाइड्रो का आपका 10% और न्यूक्लियर एनर्जी 1%। इसका याद रखना, ये इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है। अब पावर जनरेशन कितना हो रहा है, ठीक है, पावर जनरेशन सबसे ज़्यादा थर्मल ही कर रही है 28%, उसके बाद हाइड्रो कर रहा है 9% और RES 10% और न्यूक्लियर 3%। ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है, ठीक है, और ये इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, ठीक है, जो कैपेसिटी है वो। तो सबसे ज़्यादा कैपेसिटी आप लोग देखोगे, ठीक है, तो इसमें थर्मल की ही है। तो कई बार सीक्वेंस आ जाता है इसका, तो सीक्वेंस याद कर लीजिएगा, पहले थर्मल प्लांट, ठीक है, थर्मल के बाद उसके बाद रीन्यूएबल एनर्जी सिस्टम, फिर उसके बाद हाइड्रो और फिर उसके बाद न्यूक्लियर, ठीक है, ये वाला जो सीक्वेंस है बिल्कुल करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट वन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैक्सीन्स बाय एज ग्रुप, ठीक है, ये लेटेस्ट डाटा है 16 जनवरी 2022 का। तो सबसे ज़्यादा जो वैक्सीनेशन हुआ है अभी 18 to 45 ईयर की पॉपुलेशन का हुआ है, ठीक है, 60%। उसके बाद जो वैक्सीनेशन का परसेंटेज है 25% कवर होते हैं 46 to 60%, और उसके बाद एज अबव 60% जो वैक्सीनेशन का पूरा शेयर है 15%, ठीक है, अबव 60 वालों में। सो ये जितना भी डाटा है, ये डाटा है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली का, ठीक है, वैक्सीनेशन वाला। चलिए लास्ट में नेक्स्ट द डिस्ट्रीब्यूशन या फिर जो सोशल सर्विसेज में, ठीक है, शेयर है एक्सपेंडिचर का। तो रुपीज़ में याद करने की जरूरत नहीं है, तो याद रखने की जरूरत है एज परसेंटेज ऑफ GDP। तो आपको याद होगा एजुकेशन में कोठारी कमीशन का कितना परसेंट है रिकमेंडेशन, ठीक है, या न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है 2020 की कितना परसेंट है, 6% है। लेकिन अभी देखो एजुकेशन पे कितना खर्चा हो रहा है, ठीक है, एजुकेशन के ऊपर 3.1%, ठीक है। वही हेल्थ का जो एक्सपेंडिचर रहेगा टोटल कितना परसेंट, 2.1% ऑफ GDP। उसके बाद अदर्स में आएगा 3.3% जो अदर सोशल सर्विसेज हैं। तो कुल मिला के ये जो 8 समथिंग 3 + 2 + 3, ठीक है, 3 × 5 और 5 और 3 8, सो 8.4% टोटली शेयर जा रहा है एक्सपेंडिचर ऑन सोशल सर्विसेज, बल्कि 6% ही होना चाहिए एजुकेशन के ऊपर जो फुलफिल नहीं हो पा रहा। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 3.1, 2.1 एंड 3.3। चलिए उसके बाद जो स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर है अभी ये 2019-20 के अकॉर्डिंग है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज़ जो हो गई हैं वो हो गई हैं 1043, ठीक। उसके बाद कॉलेजेस बढ़ गए हैं 42,343, और सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स 2.85 लाख हो गए हैं। प्राइमरी एंड अपर फॉर प्राइमरी 12.22 लाख हो गए हैं स्कूल्स। तो ऑन एन एवरेज इंडिया में माना जाता है कि हर 2 माइल्स के बाद, ठीक है, 2 माइल्स के बाद एक स्कूल मिलता है यहाँ पर ऑन एन एवरेज, ठीक है, और सही बात भी है, ठीक है। उसके बाद जो प्रोग्रेस है सोशल एंड हेल्थ इंडिकेटर्स, तो ये NFHS 5 का कर लेना डाटा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 4 का तो नहीं पूछेगा अभी, ये 5 का ही डाटा पूछेगा, ठीक है। टोटल फर्टिलिटी रेट 2 हो गया है। उसके बाद सेक्स रेशियो एट बर्थ फॉर चिल्ड्रन बॉर्न, ठीक है, लास्ट 5 ईयर। चाइल्ड सेक्स रेशियो की बात कर रहा है 929, ठीक है। उसके बाद इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 35.2, अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट 41.9, इंस्टीट्यूशनल बर्थ हो गया 88.6। हमने अपने ऑनलाइन बैचेस में भी किए हैं डिटेल में इनको UGC नेट की, ठीक है। प्रेग्नेंट वुमेन एज 15 to 49 52.2, और पॉपुलेशन लिविंग इन हाउस होल्ड दैट यूज इम्प्रूव्ड सैनिटाइजेशन फैसिलिटीज वगैरह जिनमें है 70.2, और हाउस होल्ड यूजिंग क्लीन फ्यूल फॉर कुकिंग, चाहे LPG वगैरह हो गया 58%। अभी भी 40 या 41% लोग ऐसे हैं जो सेफ फ्यूल का यूज़ नहीं करते, चाहे वो लकड़ियाँ जलाते हैं या फिर कुछ और बर्निंग फ्यूल यूज़ करते हैं, ठीक है। चलिए तो ये टोटल ओवरव्यू था आज का, या टोटल डीप एनालिसिस था इकोनॉमिक सर्वे का, ठीक है। आई होप कि जो ये इकोनॉमिक सर्वे है ये आपके समझ आया होगा। नोट्स बना के रख लेना। अभी तक अगर आप इस चैनल पे या फिर इस वीडियो में बने हुए हैं तो थैंक यू सो मच इसके लिए, क्योंकि आप में कुछ पढ़ने की झील है, इसीलिए आप लोग लास्ट तक बने हुए हो, ठीक है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट यूनियन बजट, ठीक है, बजट 2022 हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए बने रहिए चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स के साथ। थैंक यू सो मच।